गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स रूम। ये इलेक्ट्रिसिटी का 6th पार्ट है जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। ये जो टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, ये आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर आपके एग्जाम में इस टॉपिक से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं और उन न्यूमेरिकल्स में या तो एक आपको सर्किट डायग्राम दे दिया जाता है या कई बार वर्ड प्रॉब्लम दी जाती है और उस वर्ड प्रॉब्लम से आप क्या करते हैं, सबसे पहले एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं, फिर उस सर्किट डायग्राम पर बेस्ड या तो आपसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछी जाती है या इक्विवेलेंट करंट इन द सर्किट पूछा जाता है या किसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पे आपसे वोल्टेज या करंट की वैल्यू पूछी जाती है। तो बहुत तरह के क्वेश्चन इस टॉपिक से आपके एग्जाम में आते हैं। तो इस टॉपिक को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे, बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि हो सकता है इस टॉपिक में आपको टाइम ज्यादा लगेगा, है ना, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि हम पहले थ्योरी कंप्लीट करें इस टॉपिक की, जो फॉर्मूले वगैरह हैं वो हम पहले डिराइव कर लें, देन उसके बाद हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो इस टॉपिक में टाइम लगेगा, डेफिनेटली टाइम लगेगा। मैं कोशिश करूंगा कि एक ही वीडियो में ये सारा का सारा टॉपिक कवर हो जाए, बट अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो सबसे पहले हम थ्योरी कंप्लीट करेंगे और थ्योरी कंप्लीट करने के बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स वाला जो टॉपिक रहेगा, जो पार्ट रहेगा, उसको कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स की हमें जरूरत क्यों है, हम क्यों रजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन करते हैं। तो इसका जो जवाब है वो है डिजायर्ड वैल्यू ऑफ रजिस्टर्स, यानी किसी पर्टिकुलर वैल्यू का रजिस्टर फाइंड करने के लिए हम रजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अक्सर जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां रजिस्टर्स को बनाती हैं, अच्छा रजिस्टर्स का यूज कहां पे होता है आपको पता होगा, इलेक्ट्रिक फ्यूज में रजिस्टर का यूज होता है, आपके फैन में जो रेगुलेटर लगा होता है वहां पे रजिस्टर का यूज होता है। तो वहां पे एक फिक्स्ड वैल्यू के रजिस्टर लगे हुए होते हैं, मान लेते हैं 1 ओम 2 ओम या 5 ओम के रजिस्टर लगे होते हैं। तो अक्सर जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं वो किसी पर्टिकुलर वैल्यू के रजिस्टर्स को बनाती हैं, मैन्युफैक्चर करती हैं, जैसे 1 ओम 2 ओम 3 ओम 5 ओम 10 ओम 15 ओम 20 ओम, इस तरीके से। लेकिन मान लीजिए कि अगर हमें कहीं पर जरूरत पड़ती है 1.7 ओम के रजिस्टर की, तो क्या वो रजिस्टर हमें मिल जाएगा मार्केट में? नहीं मिलेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें रजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन या मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का मतलब है कि कुछ रजिस्टर को हम सीरीज में लगाएंगे और कुछ को पैरेलल में लगा देंगे। तो इस तरीके से होता क्या है कि हमें डिजायर्ड वैल्यू का रेजिस्टेंस मिल जाता है। वो कैसे मिलता है, वो कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, वो अभी हम धीरे धीरे सीखेंगे। बट बेसिकली अगर हम देखा जाए तो रजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन हम क्यों करते हैं, उसके पीछे ये रीजन है कि जब भी हमें किसी पर्टिकुलर वैल्यू का रेजिस्टेंस चाहिए होता है और हमें वो डायरेक्टली मार्केट में नहीं मिलता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम रजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स बेसिकली 3 टाइप से हम करते हैं। पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन, सेकंड है पैरेलल कॉम्बिनेशन और थर्ड है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में बेसिकली हम करते क्या हैं कि कुछ रजिस्टर्स को सीरीज में लगा देते हैं, कुछ को पैरेलल में लगा देते हैं, और इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ। सो व्हाट इज सीरीज कॉम्बिनेशन? व्हेन 2 or more resistors are connected end to end। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आर कनेक्टेड end to end। ध्यान रहे कि बच्चे अक्सर यहीं पे कंफ्यूज होते हैं कि कौन से रजिस्टर सीरीज में और कौन से पैरेलल में है। तो जो कीवर्ड है उनका आपको जरूर ध्यान रखना है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जो रजिस्टर्स होते हैं वो एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं टू ईच अदर, देन दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। अगर रजिस्टर एंड टू एंड कनेक्टेड हैं तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। किस तरीके से, चलिए देखते हैं। मान लेते हैं कि एक रजिस्टर ये है, इसको मैंने बोला कि ये R1 है। अच्छा, ये एक रजिस्टर है R1, तो इसका एक एंड ये है और दूसरा एंड ये है। ऐसे ही एक दूसरा रजिस्टर है, इसको मैं मान लेता हूं कि ये R2 है और इसके ये 2 एंड है, ये 1 एंड है और ये सेकंड एंड है।
ऐसे एक तीसरा रजिस्टर भी है मेरे पास, इसको मैंने बोला है R3। तो ये R1 एक रेजिस्टेंस है जिसका पहला इंड ये है और दूसरा इंड ये है। दूसरा रेजिस्टेंस है मेरे पास R2 जिसका फर्स्ट इंड ये है और सेकंड इंड ये है। और तीसरा रेजिस्टेंस है मेरे पास R3 जिसका फर्स्ट इंड ये है और सेकंड इंड ये है। अब मैं क्या करूंगा, इन सारे के सारे रजिस्टर्स को इंड टू इंड कनेक्ट करूंगा। जैसे ये जो पहला वाला रजिस्टर है R1, इसके सेकंड वाले इंड को दूसरे वाले रजिस्टर R2 के पहले वाले इंड के साथ कनेक्ट कर दूंगा। ऐसे ही फिर से जो सेकंड वाला रजिस्टर है R2, इसके दूसरे वाले इंड को यानी सेकंड इंड को R3 रजिस्टर के पहले वाले इंड के साथ ऐसे कनेक्ट कर दूंगा। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं इंड टू इंड कॉम्बिनेशन, और ये कहलाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द रजिस्टर। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में होता क्या है, आपको ये मालूम हो गया कि यहां पे जो रजिस्टर होते हैं ये इंड टू इंड कनेक्टेड होते हैं, यानी R1 का जो सेकंड वाला इंड होगा R2 के पहले वाले इंड से कनेक्टेड होगा। ऐसे ही R2 का जो सेकंड वाला इंड होगा R3 के पहले वाले इंड से कनेक्टेड होगा। ऐसे जब इंड टू इंड कनेक्शन होता है तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। अब ये हो गया हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन। अब हम क्या करेंगे, हम एक बैटरी लगा देंगे यहां पे, एक बैटरी या एक सेल लगा देंगे यहां पे कुछ इस तरीके से, जो क्या करेगी, करंट की सप्लाई करेगी या वोल्टेज देगी। तो मान लेते हैं कि इसका वोल्टेज है V और यहां से ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं सिंबल्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट कि बैटरी कैस का सिंबल क्या होता है, सेल का सिंबल क्या होता है, कौन सा पॉजिटिव टर्मिनल होता है, कौन सा नेगेटिव टर्मिनल होता है। ये जो बड़ी लाइन बनी होती है इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, और जो छोटी लाइन होती है उसको हम बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल। करंट हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ऐसे निकलता है और फाइनली नेगेटिव टर्मिनल तक वापस आता है। और इंपॉर्टेंट बात आपको यह याद रखनी है कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जितना करंट निकलता है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल तक उतना ही करंट वापस भी आता है। ध्यान देना है आपको, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जितना करंट निकलता है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल तक उतना ही करंट वापस भी आता है। ये आपको इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। बिल्कुल वैसा है कि आपको पता है कि गंगा रिवर कहां से निकलती है, गंगा रिवर निकलती है हिमालय से, है ना, हिमालयन माउंटेन रेंज से निकलती है। तो वहां से जितना रिवर पानी फ्लो करता है उतना ही पानी क्या करता है, रिवर जो समुंदर होता है वहां पे वापस भी जाता है। वो पानी बीच में कहीं कम नहीं होता। अगर कोई उस पानी का यूज ना करे तो जितना पानी हिमालय से फ्लो करके आ रहा है उतना पानी फिर क्या होगा, रिवर में जाएगा, समुद्र में जाएगा। तो बिल्कुल वैसा ही है कि आप समझ सकते हो कि ये यहां से बिल्कुल पानी के जैसे किसी रिवर में, अगर किसी पर्टिकुलर रिवर में कुछ पानी फ्लो कर रहा है और उस पानी का कोई यूज ना करे तो क्या होगा, वो पानी जितना वहां से रिवर में फ्लो कर रहा था उतना ही पानी क्या होगा, समुद्र में जाएगा। तो बिल्कुल वैसा ही है कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जितना करंट निकलेगा उतना ही करंट बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल तक वापस जाएगा, बिल्कुल भी करंट कम नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो मान लेते हैं कि इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से I करंट निकलता है, तो यहां भी कितना रहेगा, I रहेगा। इस R1 वाले रेजिस्टेंस में भी करंट कितना जाएगा, अगर यहां से I करंट निकला है तो यहां भी I, यहां भी I। इस R1 के पास कितना करंट रहेगा, जवाब होना चाहिए सर I1। यहां भी कितना रहेगा I1, यहां भी कितना रहेगा I1, यहां भी कितना रहेगा I1, और फाइनली यहां भी कितना रहेगा I1 करंट रहेगा। और फाइनली यहां से अगर मैंने बोला है कि सॉरी I1 नहीं I करंट, अगर यहां से I करंट निकला है तो यहां भी I, यहां भी करंट कितना रहेगा, I ही रहेगा। इसके पास भी करंट कितना रहेगा, I ही रहेगा। और फाइनली यहां पे I और यहां पे I, जितना करंट यहां से निकला, I करंट अगर यहां से निकला है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से तो I यहां पे, I यहां पे, I यहां पे, I यहां पे, और I करंट ही वापस रिटर्न हो जाएगा। मतलब कि सीरीज कॉम्बिनेशन में सारे रजिस्टर्स के पास जो करंट की वैल्यू होती है वो सेम रहती है। आपको ये बात ध्यान होनी चाहिए, आपको ध्यान रखनी है। दो बातें हैं यहां पे याद रखने वाली कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जितना करंट निकलेगा नेगेटिव तक उतना ही वापस आएगा, ध्यान देना आपको। दूसरी बात, अगर ये रजिस्टर सीरीज में लगे हुए हैं तो जितना करंट यहां से निकला है उतना ही करंट R1 के पास रहेगा, उतना ही R2 के पास रहेगा और उतना ही R3 के पास रहेगा। ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट बातें मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि अगर आपको ये बातें, छोटी छोटी बातें मालूम नहीं है तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अक्सर बच्चे यहीं पर प्रॉब्लम बच्चों को होती है,
इसलिए मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं, आपको ध्यान रखना है कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जितना करंट निकलेगा नेगेटिव तक उतना ही वापस आएगा। और सीरीज कॉम्बिनेशन में हर एक रजिस्टर के पास करंट की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। क्यों? क्योंकि करंट की वैल्यू कम कहीं पर होती ही नहीं है। आई करंट अगर निकला है तो इसको भी आई मिलेगा, इसको भी आई मिलेगा, इसको भी आई मिलेगा और फाइनली आई यहां तक पहुंचेगा। तो करंट की वैल्यू सारे रजिस्टर में क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब बात करें अगर हम वोल्टेज की, तो आपको पता है कि ये बैटरी वोल्टेज कितना दे रही है, भी वोल्टेज दे रही है। तो अगर मैं इस रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज देखूं, ये वाले रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज देखूं, तो यहां पे अक्रॉस होगा वोल्टेज V1, इसके अक्रॉस वोल्टेज रहेगा V2 और इसके अक्रॉस वोल्टेज रहेगा V3। ध्यान देना, वोल्टेज की वैल्यू सीरीज कॉम्बिनेशन में अलग अलग होती है। अगर इसने वोल्टेज दिया है V तो इसको मिलेगा V1, इसको मिलेगा V2 और इसको मिलेगा V3। वोल्टेज की वैल्यू अलग अलग होती है। जैसे मैंने बोला कि अगर यहां से करंट निकला है I, तो करंट की वैल्यू तो कम होती नहीं है, सेम रहती है। तो अगर हम बीच में कोई रजिस्टर यूज कर रहे हैं, जैसे बल्ब यूज कर रहे हैं, फैन यूज कर रहे हैं, कुछ और यूज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहा है। और जब इलेक्ट्रिसिटी का यूज होगा तो क्या करंट की वैल्यू सेम रहेगी? तो जवाब है यस, करंट की वैल्यू तो सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम रहेगी। तो कम क्या होगा? क्योंकि फैन चल रहा है, बल्ब चल रहा है, कूलर चल रहा है, फ्रिज चल रहा है, एसी चल रहा है, तो किसी न किसी चीज का तो यूज हो रहा होगा और वो कम भी होनी चाहिए। तो उसका जवाब है वोल्टेज। कि ये जो रजिस्टर्स लगे हुए हैं, रजिस्टर्स, क्योंकि जो भी हीट का लॉस करते हैं वो रजिस्टर्स कहलाते हैं, है ना, आप ऐसे समझ सकते हो, लोड कहलाते हैं। बल्ब है, फ्रिज है, कूलर है, टीवी है, एसी है, वो सारे क्या हैं, आप मान सकते हो कि वो रजिस्टर हैं, क्योंकि वो हीट लॉस करते हैं, है ना। तो किस चीज का ड्रॉप होता है? करंट का ड्रॉप नहीं होता है। किसका ड्रॉप होता है? वोल्टेज का ड्रॉप होता है। आपको ध्यान देना है कि अगर यहां से करंट निकला है आई, तो करंट तो सभी को सेम मिलेगा और आई करंट फिर से यहां पे रिटर्न हो जाएगा, वापस हो जाएगा। लेकिन ड्रॉप किसका होगा? अगर यहां पे वोल्टेज था V, तो इसको मिलेगा V1, इसको मिलेगा V2 और इसको मिलेगा V3 और इस तरीके से पूरा का पूरा जो वोल्टेज है वो ड्रॉप हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि वोल्टेज अगर इसको V1 मिल रहा है, इसको V2 मिल रहा है, तो इसको V3 मिलेगा। अगर ये रेजिस्टेंस अलग अलग हैं तो इनको वोल्टेज भी सभी को अलग अलग मिलेगा और इस तरीके से वोल्टेज का ड्रॉप होता जाएगा, यानी वोल्टेज कम होता जाएगा। और अगर यहां से वोल्टेज निकला था V, तो यहां पर वोल्टेज कितना पहुंचेगा? 0। ये आपको ध्यान देना। अगर इस बड़े टर्मिनल से वोल्टेज निकला था V, तो इस छोटे टर्मिनल तक कितना वोल्टेज पहुंचेगा? 0। क्यों? क्योंकि वो वोल्टेज जो चला था, थोड़ा सा इसने यूज किया, थोड़ा इसने यूज किया, थोड़ा इसने यूज करा और ऐसे धीरे 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 वो सारा वोल्टेज क्या हो गया? ड्रॉप हो गया। अभी इसके समझने के और भी तरीके होते हैं, बट आपको सबसे सिंपल भाषा में, सबसे सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं मैं। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये कॉन्सेप्ट आप इस तरीके से समझ सकते हैं। आगे जब 12th क्लास में हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे फिर से, तो वहां पे मैं कुछ अलग तरीके, कुछ दूसरे तरीके में आपको बताऊंगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में आपने दो बातें सीख ली कि जब भी रजिस्टर का सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो सारे रजिस्टर्स के पास करंट क्या रहेगा? सेम रहेगा, लेकिन वोल्टेज सभी के पास अलग अलग रहेगा। अब इस कॉम्बिनेशन में हम चाहें तो मैं एक बीच में चाहूं तो एक की लगा सकता हूं। की किसके लिए? सर्किट को ऑन और ऑफ करने के लिए। आपको पता है बीच में डॉट है, डार्क पॉइंट किया हुआ है मैंने, इसका मतलब है कि सर्किट क्लोज है। और अगर मैं ये डॉट हटा दूं, इसका मतलब सर्किट ओपन है, उसमें से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा। मैं चाहूं तो यहां पे हो सकता है एक अमीटर भी लगा दूं, इस सर्किट में एक अमीटर भी लगा हुआ हो सकता है। मैं चाहूं तो किसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पे अगर मुझे वोल्टेज की वैल्यू चाहिए तो मैं यहां पे वोल्टमीटर भी लगा सकता हूं। इस तरीके से हम सर्किट को बना सकते हैं, आपको ये ध्यान रखना। तो ये हमने ड्रॉ कर दिया क्या? एक सर्किट डायग्राम, जिसमें जो रेजिस्टेंस है वो कैसे कनेक्टेड है? इंड टू इंड कनेक्टेड है, यानी सीरीज में कनेक्टेड है। अब हमें पहुंचना है कहां पे? डेरिवेशन में, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी। तो कैसे निकालेंगे? आपको ये पता होना चाहिए कि सर जो सीरीज कॉम्बिनेशन में भी वोल्टेज होता है, वो भी वोल्टेज क्या डिवाइड हो जाता है? V1, V2 और V3 में डिवाइड हो जाता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब ओम्स लॉ का यूज करेंगे, तो बाई यूजिंग ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ क्या बोलता है? ओम्स लॉ बोलता है V = I × R। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो अगर ये ओम्स लॉ बोलता है V = I × R,
तो अगर मुझे इसके अक्रॉस निकालना है V1, तो V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V1 इक्वल टू हो जाएगा I1 इंटू R1। अब I1 की वैल्यू कितनी है, I ही है, क्योंकि यहां से अगर करंट I निकला है तो इसको भी I मिल रहा है, इसको भी I मिल रहा है और इसको भी I मिल रहा है। तो V1 इक्वल टू I1 इंटू R1 जब मैं यूज करूंगा तो I1 की वैल्यू कितनी है, I1 की वैल्यू तो I ही है और R1 की वैल्यू R1। सिमिलरली V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2 इंटू R2। अब क्योंकि I2 भी कितना है, I ही है, तो मैं यहां पे सिंपली क्या यूज कर दूंगा, I इंटू R2। और V3 क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा I3 इंटू R3। बट I3 एक्चुअल में क्या है, I ही है, क्योंकि I1 भी I है, I2 भी I है और I3 भी I है, क्योंकि तीनों रजिस्टर को करंट की वैल्यू सेम मिल रही है। तो ये हो जाएगा I इंटू R3 कुछ इस तरीके से। अब ये जो इक्वेशन 1 है, सपोज ये इक्वेशन 1 है और इस इक्वेशन में मैं क्या करता हूं, ये सारी वैल्यूज V1, V2 और V3 की पुट कर देता हूं। जब ये सारी वैल्यूज में पुट करूंगा तो क्या होगा कि मैं एक काम करता हूं, यहां पे सारा स्पेस यूज कर लेता हूं। आपके पास काफी स्पेस होगा तो आप उस स्पेस में सबसे पहले क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, फिर उसके टाइप 3 तरीके से करते हैं, फिर आप हेडिंग डालेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, उसमें नोट करेंगे, सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद यहां से आप लिखना स्टार्ट करेंगे नीचे की तरफ पेज में, डाउन, टॉप टू डाउन। तो अब मैं क्या करता हूं, ये V1, V2 और V3 की वैल्यूज यहां पे पुट कर देता हूं। तो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, इस तरीके से। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, यहां पे जो V है इसके प्लेस में यूज कर दूंगा मैं क्या, I इंटू आर, जैसे कि ओम्स लॉ वो क्या बोलता है, V इक्वल टू I इंटू आर। बट ध्यान देना, पूरे के पूरे सर्किट में भी करंट कितना फ्लो कर रहा है, I करंट फ्लो कर रहा है। ध्यान देना, सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, यहां पे I करंट, और इस R1 के पास भी कितना करंट है, I1, इस R2 के पास भी कितना करंट गया, I। जितना करंट यहां से निकला I सर्किट से, उतना ही करंट R1 के पास गया I, उतना ही करंट R2 के पास गया I, उतना ही करंट R3 के पास गया I, और फाइनली ये I करंट यहां पे, यानी पूरे के पूरे सर्किट में देखा जाए तो करंट I है, R1 के पास भी करंट I है, R2 के पास भी करंट I है और R3 के पास भी करंट I है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, इस पूरे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, तो मान लेता हूं कि इस पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो R इक्विवेलेंट है, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो मैं इस V के प्लेस पे यूज करूंगा कि सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है I, और इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैं मान लेता हूं कि वो कितना है, R इक्विवेलेंट। तो इस V के प्लेस पे मैंने क्या करा, I इंटू R इक्विवेलेंट कर दिया। अब V1 के प्लेस पे क्या हो जाएगा, I इंटू R1, इस V2 के प्लेस पे क्या हो जाएगा, I इंटू R2, और इस V3 के प्लेस पे क्या हो जाएगा, I इंटू R3। अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं बोल रहा हूं, आप उसको नोट कर सकते हैं। अब क्या करने वाला हूं मैं कि I इंटू आर इक्विवेलेंट जो है यहां पे, यहां से मैं क्या करूंगा, I और I ये कॉमन ले लेता हूं I, तो यहां पे क्या जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरीके से। और आपको दिख रहा होगा ये वाले I से ये वाला I कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली जो R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, R1 प्लस R2 प्लस R3, कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने वैल्यू निकाली है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की। अगर 3 रजिस्टर या उससे ज्यादा, 4, 5, 6 या n रजिस्टर्स, अगर n रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड हैं तो जो R इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डेट, ऐसे Rn रजिस्टर भी लगे हुए हैं तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, कुछ इस तरीके से आपके पास फॉर्मूला आएगा। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में ध्यान रखने हैं, जो अभी हमने देखे भी हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। फर्स्ट पॉइंट है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो बेसिकली कैसे आता है, इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस जो होते हैं उनका सम करने पे आता है। मतलब कि जो R इक्विवेलेंट होता है बेसिकली वो क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, और ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, कितने रेजिस्टेंस लगे हुए हैं उनका सम कर सकते हो और उससे आपको क्या मिलेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू मिलेगी। ये आपको फर्स्ट पॉइंट याद रखना है। सेकेंड पॉइंट, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज थस ग्रेटर देन द रेजिस्टेंसेस ऑफ आइदर रजिस्टर। मतलब कि सीरीज कॉम्बिनेशन करने पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी R इक्विवेलेंट, वो क्या होगा, वो R1 से भी ज्यादा होगा, R2 से भी ज्यादा होगा, R3 से भी ज्यादा होगा, और ऐसे जितने रेजिस्टेंसेस आपने लगाए हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में
वो सभी से ज्यादा होगा। मतलब मेरे कहने का ये है कि जो सेकेंड पॉइंट है वो ये कह रहा है कि जो आर इक्विवेलेंट आया है सीरीज कॉम्बिनेशन करने पर, उसकी वैल्यू R1 से भी ज्यादा होगी, इक्विवेलेंट की वैल्यू R2 से भी ज्यादा होगी, इक्विवेलेंट की वैल्यू R3 से भी ज्यादा होगी, और ऐसे जितने भी रेजिस्टेंस लगे हुए हैं ये आर इक्विवेलेंट की वैल्यू जो Rn है उससे भी ज्यादा, यानी सारे इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस जो लगे हुए हैं उन सभी से ज्यादा होगी किसकी, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू। और ऐसा क्यों होगा, आपको पता है कि आर इक्विवेलेंट कैसे आया है, R1 R2 R3 इन सभी को ऐड करने पे आया है, तो डेफिनेटली जो इसकी वैल्यू होगी वो R1 से भी ज्यादा होगी, R2 से भी ज्यादा होगी, R3 से भी ज्यादा होगी और Rn से भी ज्यादा होगी। तो ये सेकेंड पॉइंट आपको याद रखना है, और इसीलिए हम आर इक्विवेलेंट को क्या बोलते हैं, मैक्सिमम अफेक्टिव रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट, द करंट थ्रू ईच रजिस्टर इज सेम। हमने देखा था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो मैंने सर्किट डायग्राम बनाया था उस सभी में जो करंट की वैल्यू थी R1 R2 और R3 में, सभी में जो करंट फ्लो कर रहा था वो कैसा था, सेम था, I और I करंट। तो आपको ये थर्ड पॉइंट याद रखना है। फोर्थ और लास्ट पॉइंट ये है, द पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज भी हम इसको बोल सकते हैं, अक्रॉस ईच रजिस्टर इज डिफरेंट। जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू थी V1 V2 और V3 वो सारे रजिस्टर्स में क्या थी, डिफरेंट थी। और आपको ये ध्यान रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू होती है, जो वोल्टेज की वैल्यू होती है अक्रॉस ईच रजिस्टर, हर एक रजिस्टर के अक्रॉस वो अलग अलग होती है, V1 V2 V3 इस तरीके से। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जो आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में फाइनली ध्यान रखने हैं। नाउ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। सो व्हाट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, when two or more resistors are connected simultaneously between 2 points। इंपॉर्टेंट बात क्या है, between 2 points to each other, then they are said to be connected in parallel combination। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देना कि जब हम रजिस्टर्स को, दो या दो से ज्यादा रजिस्टर्स को किन्हीं 2 पॉइंट के बीच में कनेक्ट करते हैं तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसे देखते हैं, मान लेते हैं कि एक रजिस्टर है ये मेरे पास R1, एक रजिस्टर है मेरे पास ये R1, दूसरा रजिस्टर है मेरे पास ये R2 और तीसरा रजिस्टर है मेरे पास ये, इसको मैं दे देता हूं R3। ये 3 रजिस्टर है मेरे पास, और इन तीनों को रजिस्टर को मैं क्या कर रहा हूं, किसी एक पॉइंट से कनेक्ट कर रहा हूं, यहां से और यहां से। मतलब इन 2 पॉइंट के बीच में इन तीनों के तीनों रजिस्टर्स को मैं एक साथ कनेक्ट कर रहा हूं। जैसे ये जो R1 है इसके पहले वाले एंड को मैंने इस पॉइंट से कनेक्ट किया और दूसरे वाले एंड को इस पॉइंट से कनेक्ट किया। ऐसे ही ये जो दूसरा रजिस्टर है R2, इसके पहले वाले एंड को इस पॉइंट से कनेक्ट किया और दूसरे वाले एंड को इस पॉइंट से कनेक्ट किया। ऐसे ये जो तीसरा रजिस्टर है R3, इसके पहले वाले एंड को इस पॉइंट से कनेक्ट किया और दूसरे वाले एंड को इस पॉइंट से कनेक्ट कर दिया। तो हो क्या रहा है कि ये तीनों के तीनों जो रजिस्टर हैं इनके फर्स्ट वाले जो एंड है वो एक पॉइंट से, और जो सेकंड वाला जो एंड है वो दूसरे पॉइंट से कनेक्टेड है। तो ये तीनों के तीनों जो रजिस्टर है वो 2 पॉइंट के बीच, बिटवीन 2 पॉइंट्स कनेक्टेड है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो ये तीनों के तीनों रजिस्टर जो है वो पॉइंट ए और पॉइंट बी के अक्रॉस कनेक्टेड है। ऐसे कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब मान लेता हूं कि मैंने यहां पे क्या करा, एक बैटरी लगा दी, एक बैटरी यहां से मैंने कनेक्ट कर दी। तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। आपको मालूम है कि करंट हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है, तो यहां से करंट निकलेगा I, यहां भी करंट I, और आपको पता है कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जितना करंट निकलता है फाइनली घूमते हुए बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल तक I करंट ही पहुंचता है। ये भी आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जितना करंट निकलेगा घूमते हुए फाइनली बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल तक उतना ही करंट वापस भी आएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो मान लेते हैं कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ये I करंट निकला, तो ये I करंट निकलेगा तो यहां भी कितना रहेगा, I रहेगा, यहां भी कितना रहेगा, I रहेगा। बट क्या अब ये जो पॉइंट है, देखो यहां तक, इस पॉइंट तक तो करंट I ही है, लेकिन अब इस करंट को जाने के लिए 3 रास्ते मिल गए हैं। एक रास्ता ये है, दूसरा रास्ता ये है और तीसरा रास्ता ये है। तो क्या तीनों रास्तों में करंट सेम जाएगा, I और I? जरा सोच के देखिए,
कि यहां से करंट आई निकला, यहां तक, इस पॉइंट तक करंट आई पहुंचा। अब इस करंट को जाने के लिए 3 रास्ते हैं, तो क्या तीनों रास्तों में करंट आई और आई ही रहेगा? जवाब है नहीं, करंट की वैल्यू चेंज होगी। कैसे चेंज होगी? ये बिल्कुल वैसे समझ सकते हो आप कि जैसे एक बड़ी नदी है और उसमें कुछ पानी बह रहा है, और वो बड़ी नदी आगे जाकर के 3 छोटे छोटे रिवर्स में, 3 छोटी छोटी नदियों में डिवाइड हो जाती है। तो जो बड़ी नदी का पानी है वो आगे जाके 3 छोटी छोटी नदियों में बट जाती है, तो उसका पानी भी क्या होगा? उन तीनों नदियों में बट जाएगा। क्या उन तीनों नदियों में बराबर बराबर पानी होगा? ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कि किसी रिवर में कम पानी जा रहा हो, किसी में ज्यादा जा रहा है, और किसी में बीच में कुछ पानी जा रहा हो। मान लेते हैं कि एक मेन रिवर है ऐसे, और फिर ये रिवर क्या होती है, 3 छोटी छोटी नदियों में बट जाती है ऐसे। एक ये नदी, फिर एक ये है नदी, और फिर एक ये, मान लेते हैं कोई एक बड़ी नदी है यहां पे ऐसे, और कुछ एक ऐसे। तो ऐसे ये 3 नदियां हैं, एक ये दूसरी ये, और तीसरा ये, है ना। तो इसमें जो भी पानी आ रहा था इस मेन रिवर में, मेन नदी में, आगे जाके ये नदी 3 छोटी छोटी नदियों में बट गई। तो किस में कितना पानी जाएगा ये डिपेंड करेगा किस बात पर? ये डिपेंड करेगा कि किस नदी, कौन सी नदी कितनी गहरी और कितनी चौड़ी है। यानी उस नदी वो जो स्पेस दे रही है पानी को बहने के लिए, वो कितना दे रही है। आपको दिख रहा होगा कि ये मेन नदी है, मेन रिवर है जिसमें कुछ पानी है। तो इसमें ये वाली जो रिवर है ना, ये सबसे पतली रिवर है। सबसे कैसी है? पतली है। पतली है का मतलब है कि इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। रेजिस्टेंस ज्यादा होने का मतलब ये पानी को कम रोक रही है आगे जाने से, ये कम से कम पानी जाने दे रही है। सेम चीज यहां पे होती है, जहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा होता है ना, इसका मतलब है कि वो रेजिस्टेंस क्या कर रहा है? करंट को फ्लो होने से रोक रहा है। सेम चीज कि अगर इसमें से पानी कुछ फ्लो कर रहा है, तो कुछ पानी इसमें जाएगा, कुछ इसमें जाएगा, और कुछ इसमें जाएगा। किस में ज्यादा जाएगा? ज्यादा पानी उस रिवर में जाएगा जो उसको बहने के लिए स्पेस ज्यादा देगी। स्पेस ज्यादा देने का मतलब है कि रेजिस्टेंस कम ऑफर करेगी, यानी पानी को रोकेगी कम। जैसे यहां पे अगर आप देखोगे, ये 3rd नंबर की रिवर मान लेता हूं, ये 2nd नंबर की है, और ये 1st नंबर की है। 3rd को आप देखोगे तो ये स्पेस ज्यादा दे रही है पानी को बहने के लिए। स्पेस ज्यादा देने का मतलब गहराई भी इसकी ज्यादा है और इसकी चौड़ाई भी ज्यादा है, तो ज्यादा से ज्यादा पानी इस रिवर में बह सकता है। इसका मतलब ये जो मेन रिवर का पानी इन 3 नदियों में डिवाइड होने वाला है, वो सबसे ज्यादा पानी जाएगा ये 3rd नंबर की रिवर में। फिर उसके बाद आपको दिख रहा होगा ये 2nd नंबर की जो रिवर है, ये भी ठीक ठाक स्पेस दे रही है पानी को बहने के लिए। मतलब 2nd नंबर में जो पानी जाएगा वो इस वाले में जाएगा। फिर 3rd नंबर, ये सबसे कम पानी जाएगा इसमें। क्यों? क्योंकि ये रिवर बहुत पतली सी है। तो ये पानी कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा है कि 3 वाली रिवर में सबसे ज्यादा, फिर 2 में सबसे उससे ज्यादा, उससे कम, और फिर 1 में सबसे कम। इस तरीके से पानी फ्लो कर रहा है। और मान लेता हूं कि आगे जा करके ये तीनों की तीनों जो रिवर है ना, आगे जा करके क्या हो जाती हैं? फिर इकट्ठी हो जाती हैं। फिर से क्या हो जाती हैं? कुछ इस तरीके से आगे जा करके ये सारी की सारी रिवर्स क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं, यानी इकट्ठी हो जाती हैं, और फिर ये एक मेन रिवर बन जाती है फिर से वैसे की वैसी। तो ये जितना पानी यहां से फ्लो कर रहा था, ये पानी ऐसे 3 नदियों में पहले तो डिवाइड हो गया, और फिर ये पानी तीनों की तीनों नदियां आगे जाकर के फिर से मिल जाती हैं। तो वो सारा का सारा जो पानी है वो फिर से क्या हो जाता है? इकट्ठा हो जाता है। तो मान लेते हैं कि यहां से अगर पानी बह रहा था इस नदी में, और ये पानी 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया, I1, I2 और I3 में, और ये I1, I2 और I3 आगे जाकर के फिर से इकट्ठा हो जाता है। तो फिर से रिवर में कितना पानी आ जाता है? फिर से I आ जाता है। बस यही चीज, अगर आपको ये चीज समझ में आई है, यही चीज यहां पे भी फॉलो होती है कि इस पॉजिटिव टर्मिनल से अगर करंट निकला है I, तो ये I करंट जाएगा यहां तक करंट, इस पॉइंट तक करंट सेम रहेगा। अब इसके पास, करंट के पास 3 रास्ते हैं। मान लेते हैं कि ये जो R1 रेजिस्टेंस है, यहां से करंट जा रहा है I1, ये जो R2 रेजिस्टेंस है इसमें से करंट जा रहा है I2, और ये जो R3 रेजिस्टेंस है इसमें से करंट जा रहा है I3। अब ये I1, I2 और I3 में से कौन ज्यादा है, ये कौन कम है, ये डिपेंड करता है किस पे? रेजिस्टेंस पे। अगर मान लेता हूं कि R1 जो रेजिस्टेंस है वो सबसे ज्यादा है, तो इसमें करंट सबसे कम होगा। R3 जो रेजिस्टेंस है वो सबसे कम है, तो इसमें करंट सबसे ज्यादा होगा डेफिनेटली। अगर रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज्यादा होगा। तो ये डिपेंड कर रहा है कि किसमें कितना करंट जाएगा, ये डिसाइड करेगा कौन? रेजिस्टेंस डिसाइड करेगा। और ये तीनों करंट, I1 इधर से गया, I2 इधर से गया, I3 इधर से गया, यहां तक
I1 आ रहा है, यहाँ पे भी कितना आएगा, I1 आएगा, ये I2 आ रहा है तो यहाँ पे भी कितना रहेगा, I2 रहेगा, यहाँ से I3 आ रहा है तो इस पे कितना रहेगा, I3 रहेगा, और फाइनली ये तीनों करंट मिलकर के फिर से यहाँ पे कितना हो जाएगा, I करंट हो जाएगा, और I फिर से फाइनली यहाँ पे सेम करंट आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से I करंट निकला, यहाँ तक सेम करंट है I, फिर ये करंट I1, I2 और I3 में डिवाइड हो गया। अभी I1, I2, I3 की वैल्यू क्या होगी, ये डिपेंड करेगा रेजिस्टेंसेस पे, कि अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट वहां पे कम जाएगा, रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज्यादा जाएगा, और फिर ये I1, I2 और I3 फिर से मिल करके फिर से करंट हो जाएगा ऐड होकर के I, और फाइनली ये I करंट यहाँ पे फिर से वापस आ जाएगा। तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जितना करंट निकला था फाइनली उतना ही करंट उसके पास फिर से वापस आ जाएगा। करंट का कभी भी लॉस नहीं होता है। अब बात आते हैं किस पे, वोल्टेज पे। किस पे आते हैं, वोल्टेज पे। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे हमने देखा था सीरीज कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज होता है वो क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, V1, V2 और V3 हो जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन में। लेकिन हो क्या रहा है कि यहां पे जो सारे के सारे रेजिस्टेंस है वो 2 पॉइंट के अक्रॉस लगे हुए हैं, दोनों पॉइंट के अक्रॉस लगे हुए हैं। तो जब कोई भी रेजिस्टेंस किन्हीं 2 पॉइंट के बीच में अक्रॉस में लगे होते हैं तो उन सभी में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो वोल्टेज होता है वो सेम होता है। क्या होता है, सेम होता भी फिलहाल के लिए, क्योंकि आप 10th क्लास में हैं, तो 10th क्लास में है तो आप डायरेक्टली इसको याद रखें कि सीरीज कॉम्बिनेशन में सारे के सारे रेजिस्टेंस में जो करंट होता है वो सेम होता है, और जो पोटेंशियल होता है या जो वोल्टेज होता है वो अलग अलग होता है। वहीं पैरेलल कॉम्बिनेशन में सारे के सारे जो रेजिस्टेंसेस होते हैं उसमें करंट की वैल्यू अलग अलग होती है, बट वोल्टेज क्या होता है, सभी में सेम होता है। अगर यहाँ पे बैटरी भी वोल्टेज दे रही है और ये सारे के सारे रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए हैं, तो अगर यहाँ पे भी वोल्टेज वो बैटरी दे रही है तो यहाँ पे भी रहेगा, यहाँ पे भी रहेगा, और यहाँ पे भी रहेगा। यानी पोटेंशियल या जो वोल्टेज है वो सभी में क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये याद रखना है आपको। बस आगे हम 12th में जब आएंगे तब हम समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। फिलहाल के लिए आप 10th में बस आप शॉर्टकट याद रखें ताकि हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाए। इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब हम आते हैं किस पे, इसके डेरिवेशन पे। तो डेरिवेशन हम कुछ इस तरीके से करेंगे कि आपको मालूम है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो करंट होता है I करंट, वही करंट क्या हो जाता है, I1, I2 और I3 में डिवाइड हो जाता है। यानी मैं बोल सकता हूं कि जो I है वो क्या है, I1 प्लस I2 प्लस I3 है, ऐसे। अब हम क्या करेंगे, फिर से ओम्स लॉ का यूज करेंगे बाय यूजिंग ओम्स लॉ। और ओम्स लॉ क्या बोलता है, ओम्स लॉ बोलता है V इक्वल टू I इंटू आर, या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि I इक्वल टू V बाई आर, ये बोलता है ओम्स लॉ। इस चीज का हम यूज करेंगे। तो कैसे यूज करेंगे जरा उसको समझते हैं। अगर मैं बात करूं कि इसमें I1 जो करंट जा रहा है उसकी वैल्यू कितनी है, अगर वो निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा, इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए। जो I1 होगा वो क्या होगा, आपको ओम्स लॉ पता है, V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू V अपॉन आर, ऐसे हो जाएगा। तो I1 क्या होगा, I1 हो जाएगा V1 अपॉन R1, V1 अपॉन R1। अब हमें पता है कि ये जो R1 रेजिस्टेंस है यहाँ पे वोल्टेज V1 नहीं है, V ही है। ऐसे ही R2 में जो वोल्टेज है वो V2 नहीं है, वो कितना है, V ही है। R3 में V3 नहीं है, कितना है, V ही है। क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, सेम होता है। तो अगर यहाँ से V मिल रहा है तो इसको भी V मिलेगा, इसको भी V मिलेगा और इसको भी V मिलेगा। सारों का पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम। तो I1 V1 बाई R1 यूज करूंगा, बट मुझे पता है कि V1 क्या एक्चुअल में V है। ऐसे ही I2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा V2 बाई R2, बट हमें पता है कि एक्चुअल में जो V2 है वो क्या है, वो V ही है, क्योंकि ये सारे वोल्टेज क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। ऐसे जो I3 है वो एक्चुअल में क्या होना चाहिए, V3 अपॉन R3 होना चाहिए, बट हमें पता है कि जो V3 है वो भी V ही है। यानी जो अगर यहाँ पे V है तो ये V1 भी V रहेगा, V2 भी V रहेगा और V3 भी, क्योंकि सारे क्या होते हैं, सेम होते हैं। यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज होता है, पोटेंशियल होता है, वो सेम होता है। तो इस तरीके से मेरे पास I1, I2 और I3 की वैल्यू आ चुकी है। अब आते हैं हम इसके डेरिवेशन पे। तो इसको आप चाहें तो बना सकते हैं अपनी समझने के लिए, है ना। अब हम आते हैं डेरिवेशन पे। तो डेरिवेशन में हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि जो I है, यानी जो इक्विवेलेंट करंट है I, वो एक्चुअल में क्या है, I1 प्लस I2 प्लस I3 है। तो अब मैं क्या करूंगा, I के प्लेस पे V बाई आर यूज करूंगा। I के प्लेस पे क्या यूज करूंगा, V बाई आर, और R के प्लेस पे R इक्विवेलेंट। क्यों, क्योंकि जब भी मैं I की बात कर रहा हूं ना, तो I की बात कर रहा हूं, इसका मतलब पूरे सर्किट की बात कर रहा हूं कि पूरे सर्किट में अगर करंट I फ्लो कर रहा है
तो पूरे सर्किट का वोल्टेज भी कितना है, V है, और पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, उसको मैंने बोल दिया R इक्विवेलेंट। क्यों? क्योंकि इस पूरे सर्किट में अगर मैं देखूं तो 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, और तीनों रेजिस्टेंस को कंबाइनली अगर देखा जाए तो उसको मैं बोलता हूं R इक्विवेलेंट, यानी इन तीनों रेजिस्टेंस को मिला करके जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी उसको मैं बोलूंगा R इक्विवेलेंट, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसी R इक्विवेलेंट की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये जो I है इसकी प्लेस पे मैंने यूज करा V/R। भी इस सर्किट में भी जितना वोल्टेज है उतना ही वोल्टेज इसके पास है, उतना ही इसके पास है, उतना ही इसके पास है। तो I के प्लेस पे मैंने यूज करा V, और जो R यूज करूंगा R के प्लेस पे वो यूज करूंगा R इक्विवेलेंट। ऐसे ही I1 के प्लेस पे क्या आ जाएगा, V/R1, I2 के प्लेस पे V/R2, I3 के प्लेस पे V/R3, इस तरीके से। अब आपको दिख रहा होगा कि ये V/R इक्विवेलेंट, और यहां से सभी में V कॉमन ले लेता हूं मैं तो V आ जाता है कॉमन। यहां पे क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस 1/R3, यानी V/R इक्विवेलेंट इक्वल टू V कॉमन ले लिया 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब ये V से V कैंसिल आउट हो जाएगा, दिख रहा होगा आपको, ये V से V क्या कर देंगे, हम कैंसिल आउट कर देंगे। तो फाइनली क्या बचना है हमारे पास, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। मतलब ये हमारे पास फाइनल फॉर्मूला रहेगा कि अगर हमने 2 या 2 से ज्यादा रजिस्टर्स को या n रजिस्टर्स को अगर पैरेलली कनेक्ट किया है, यानी किन्हीं 2 पॉइंट के बीच में कनेक्ट किया है, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। या जनरल फॉर्मूला अगर हम देखें तो R इक्विवेलेंट जो होगा वो क्या होगा, वो होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। मान लेते हैं कि ऐसे n रजिस्टर्स कनेक्टेड हैं तो 1/Rn। कुछ इस तरीके से फाइनल जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए जो फाइनली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन, जैसे हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करे थे, वैसे ही पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट है, द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। मतलब कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होगा, यानी 1/Req जो होगा या 1/R इक्विवेलेंट जो होगा, वो कैसे मिलेगा आपको, वो जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस हैं R1, R2 और R3, उन सभी का क्या करना है, आपको रेसिप्रोकल करना है। मतलब 1/R1, 1/R2, 1/R3, और ऐसे करके n रेजिस्टेंसेस लगे हैं तो 1/Rn, यानी इन सभी रेजिस्टेंसेस के रेसिप्रोकल 1/R1, 1/R2, 1/R3, 1/Rn, इन सभी का सम करेंगे तो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में का रेसिप्रोकल आएगा, यानी 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी। ये सिंपल सी बात है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है बस। सेकेंड पॉइंट है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लेस देन द रेजिस्टेंस ऑफ आइदर रजिस्टर, यानी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ये हर एक रजिस्टर R1, R2 और R3 इन सभी से क्या होगी, कम होगी। जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में मैंने बोला था कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 से ज्यादा होगा, R2 से ज्यादा होगा, R3 से ज्यादा होगा, ऐसे बोला था मैंने। यहां पे मैं जस्ट अपोजिट बोल रहा हूं कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो R1 से कम होगा, ऐसे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो R2 से भी कम होगा, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो R3 से भी कम होगा, और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो Rn से भी क्या होगा, कम होगा, यानी सभी से क्या होगा, कम होगा। अब अगर आपको चेक करना है तो आप क्या कर सकते हैं, R1, R2 और R3 की कुछ वैल्यूज ले लो। सपोज R1 ले लिया आपने 2 ओम, R2 ले लिया 3 ओम, R3 ले लिया 4 ओम, तो आप इसका इक्विवेलेंट निकालो 1/R1 यानी 1/2, 1/3, 1/4 ऐसे करके, और इसको कैलकुलेट करो। आपको जो भी वैल्यू आएगी R इक्विवेलेंट की वो 2 ओम, 3 ओम और 4 ओम सभी से क्या होगी, कम होगी। ये बात मैं बोल रहा हूं कि इस तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो R इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी वो इन सभी से, R1 से, R2 से, R3 से और Rn से, सभी से क्या होगी, कम होगी, यानी लेस होगी। तो ध्यान देना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है ना, वो सारे इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस से ज्यादा होता है। वहीं पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो सारे इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस से कम होता है। इसका मतलब यह हुआ कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है या जो नेट रेजिस्टेंस होता है वो बढ़ करके आता है, वहीं पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है या जो नेट रेजिस्टेंस होता है वो कम होकर के हमें मिलता है। देन ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, द करंट फ्रॉम द सोर्स इज ग्रेटर देन
द करंट थ्रू आइदर रजिस्टर, यानी बैटरी से या सोर्स से जो करंट निकला है वो हर एक रजिस्टर के पास जो करंट की वैल्यू है उन सभी से क्या होता है, ज्यादा होता है ना। द करंट फ्रॉम द सोर्स इज ग्रेटर देन द करंट थ्रू आइदर रजिस्टर, है ना। तो हमें पता है कि बैटरी से अगर करंट आई निकला है तो वही करंट तो जाके सारे रेजिस्टेंसेस में डिवाइड होता है, I1, I2 और I3 में। इसका मतलब जो करंट आई है उसकी वैल्यू I1 से, I2 से और I3 से क्या होगी, कम होगी। और फॉर्मूले में भी दिख रहा है कि ये जो I है ये एक्चुअल में क्या है, I1 प्लस I2 प्लस I3 है। इसका मतलब ये I की जो वैल्यू है वो I1 से भी ज्यादा होगी, I2 से भी ज्यादा होगी और इंडिविजुअली अगर देखा जाए तो I3 से भी ज्यादा होगी। ये थर्ड पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। लास्ट पॉइंट, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो पोटेंशियल होता है यानी जो वोल्टेज की जो वैल्यू होती है वो सारे रजिस्टर में क्या होती है, सेम होती है। तो इतने पॉइंट सीरीज कॉम्बिनेशन में और पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको ध्यान रखने हैं। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय ये सारी चीजें यूज होती हैं। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन अगर बेसिकली देखा जाए तो ये क्या है, जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन इन दोनों को एक साथ में कंपाइल कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। अब इसमें ये जो डायग्राम है ये मैंने खुद ही, एक क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको यहाँ पे शो किया है, और ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये जो दो रेजिस्टेंसेस हैं, ये वाला और ये वाला, ये दोनों रेजिस्टेंसेस कितने ओम के हैं, तो ये भी 1 ओम का है और ये भी 1 ओम का है। और ये दोनों के दोनों रेजिस्टेंस, एक ये वाला रजिस्टर, इसको मैं सपोज बोल देता हूँ R1, और एक ये वाला रजिस्टर, इसको बोल देता हूँ R2। ऐसे ये दोनों के दोनों जो रजिस्टर हैं, चाहे तो हमें जरूरत नहीं है हमें इसको करने की, सिंपली हमें समझ में आता है कि एक रजिस्टर ये ऊपर है और एक रजिस्टर ये नीचे है, और ये दोनों कितने हैं, दोनों, ये भी 1 ओम का है और ये भी 1 ओम का है। अब आप मुझे बताइए कि ये दोनों रजिस्टर जो हैं ये सीरीज में कनेक्टेड हैं, पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो आपका जवाब होना चाहिए कि सर ये वाला रजिस्टर और ये वाला रजिस्टर, ये दोनों के जो फर्स्ट वाले एंड हैं वो किसी एक पॉइंट से कनेक्टेड हैं, और इन दोनों ही रजिस्टर के जो सेकंड वाले एंड हैं वो इस पॉइंट से कनेक्टेड हैं। इसका मतलब कि ये दोनों के दोनों रजिस्टर इन 2 पॉइंट के अक्रॉस कनेक्टेड हैं। और ऐसा कहां पर होता है, ऐसा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। सिमिलरली यहां पे आते हैं, यहां पे भी आप देखोगे कि ये तीनों के तीनों जो रजिस्टर हैं, एक रजिस्टर ये 1 ओम का, दूसरा रजिस्टर ये 1 ओम का, और तीसरा रजिस्टर ये 1 ओम का, ये तीनों के तीनों रजिस्टर कैसे कनेक्टेड हैं, सीरीज में या पैरेलल में। तो आपका जवाब होना चाहिए कि सर ये तीनों के तीनों रजिस्टर के जो पहले वाले एंड हैं ये सारे के सारे एक पॉइंट से कनेक्टेड हैं, वहीं इन सारे तीनों रजिस्टर के जो सेकंड वाला एंड है वो इस पॉइंट से कनेक्टेड है। यानी ये तीनों के तीनों जो रजिस्टर हैं इनके पहले वाले एंड इस पॉइंट के अक्रॉस और दूसरे वाले एंड इस पॉइंट के अक्रॉस ऐसे कनेक्टेड हैं। यानी ये तीनों के तीनों रजिस्टर इन 2 पॉइंट के अक्रॉस कनेक्टेड हैं। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। मतलब कि अगर मैं देखूं तो ये दोनों रजिस्टर पैरेलल कनेक्टेड हैं, ये तीनों रजिस्टर पैरेलल कनेक्टेड हैं। तो हम एक काम करते हैं, पहले इन दोनों रजिस्टर का इक्विवेलेंट निकाल देते हैं। तो मैं सबसे पहले इसके लिए सॉल्व करता हूं, है ना। कैसे सॉल्व कर रहा हूं, आपको पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हमने इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डैश 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 1/Rn। लेकिन यहां पे 2 ही रजिस्टर है तो मैं फॉर्मूला क्या यूज करूंगा, मैं फॉर्मूला यूज करूंगा कुछ ये वाला, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये फॉर्मूला यूज करूंगा। R1 की वैल्यू कितनी है, 1 ओम, R2 की वैल्यू कितनी है, 1 ओम, R इक्विवेलेंट की वैल्यू हमें निकालनी है। अच्छा, ये पहला वाला कॉम्बिनेशन है और ये दूसरा वाला कॉम्बिनेशन है। तो ये पहले वाले कॉम्बिनेशन के लिए जो इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी उसको मैं बोल देता हूं R इक्विवेलेंट 1। ऐसे तो आप कैलकुलेट करते हैं, ये R इक्विवेलेंट 1 मुझे निकालना है। तो ये 1/R1, R1 की वैल्यू कितनी है, 1 ओम, प्लस 1/R2, R2 की वैल्यू भी कितनी है, 1 ओम। ये तो 1/1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक मिनट ऐसे करता हूं मैं, 1/R इक्विवेलेंट 1 इक्वल टू 1/1 कितना होगा, 1 होगा, प्लस 1/1 ये भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब कि 1/R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आएगी 1 + 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो अगर 1/R इक्विवेलेंट 2 है तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, उसका रिवर्स कर देंगे, यानी
आर इक्वलेंट 1 जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 1/2। कितना आ जाएगा, 1/2। क्यों आ जाएगा 1/2? क्योंकि अगर ये 1 अपॉन आर इक्वलेंट, जैसे 1/x की वैल्यू अगर 2 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। रिवर्स कर देंगे। इस तरीके से हमने इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो निकाल लिया। वो कितना है, 1/2। ध्यान देना, ये 1 था, ये 1 था, लेकिन जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है इसका वो कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है। मतलब ये जो 1/2 है ये 1 से भी कम है और इस वाले 1 से भी कम है। जैसे हमने कुछ नोट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करे थे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो हर एक रेजिस्टर से क्या होता है, कम होता है। तो आप देख लो ये जो 1/2 है ये 1 से भी कम है और 1 से भी, इस वाले 1 से भी कम है। इसका मतलब कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आई है वो आइदर रेजिस्टर, हर एक रेजिस्टर से क्या है, कम है। अब हम इस वाले को कॉम्बिनेशन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं इस कॉम्बिनेशन को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पे 3 रेजिस्टेंसेस हैं तो निकालेंगे कैसे। ये दूसरा वाला, ये पहला वाला कॉम्बिनेशन था तो आर इक्विवेलेंट 1 बोला था मैंने इसको, ये सेकंड वाला कॉम्बिनेशन तो आर इक्विवेलेंट 2 बोल देता हूं। इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। इस तरीके से वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/r1। r1 की वैल्यू कितनी है, 1 ओम ही है, यानी 1 प्लस 1/r2। r2 की वैल्यू कितनी है, 1 ही है तो 1 पुट कर देता हूं, प्लस 1/r3। r3 की वैल्यू भी कितनी है, 1 है। तो ये हो गया 1/r इक्विवेलेंट 2। अभी हम डिफिकल्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, बट अभी फिलहाल हमें समझना है कि मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, और उसके लिए मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको लिया है। तो ये हो गया 1/r इक्विवेलेंट। 1/r इक्विवेलेंट 1/1 ये 1 होगा, प्लस 1/1 ये भी 1 हो जाएगा, प्लस 1/1 ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब ये जो 1/r इक्विवेलेंट है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। तो अगर 1/r इक्विवेलेंट 2 की जो वैल्यू है वो अगर 3 है तो r इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r इक्विवेलेंट 2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1/3। सिमिलरली जैसे 1/x की वैल्यू अगर 3 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रिवर्स कर देंगे 1/3। तो ध्यान देना है कि इसका ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया है। आप सीक्वेंशियली नोट करेंगे, हेडिंग डालेंगे, फिर ये डायग्राम बनाएंगे, फिर ये पहले वाले को सॉल्व करेंगे, सेकंड को सॉल्व करेंगे, फिर उसके नीचे आप मिक्स्ड को सॉल्व करेंगे। मैं यहां पे सॉल्व कर देता हूं, मेरे पास स्पेस क्योंकि कम है मैं ऐसे सॉल्व करता हूं। तो देखना इसका कॉम्बिनेशन का जो मेरे पास रिजल्ट आया है r इक्विवेलेंट 1, उसकी वैल्यू आई है कितनी, 1/2। ऐसे ये वाला जो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन है इसकी जो वैल्यू आई है मेरे पास रिजल्टेंट की या इक्विवेलेंट की r इक्विवेलेंट 2, ये कितनी आई है, 1/3। अब मुझे बताइए कि अगर इसके प्लेस में इसको हटा करके मैं एक रेजिस्टेंस लगा दूं, इसको मैंने हटाया और इसके प्लेस पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया और इसका नाम दे दिया मैंने क्या, r इक्विवेलेंट 1। ऐसे ही अच्छा इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 1/2 ओम। कितनी है, 1/2 ओम। फिर मैंने इसको हटाया और इसके प्लेस पे इसके जितना एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा दिया और मान लेते हैं कि वो रेजिस्टेंस कितना है, इसको मैंने बोला है r इक्विवेलेंट 2 और इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू कितनी है, 1/3 ओम। कितनी है, 1/3 ओम है। अब मुझे बताइए कि ये दोनों कैसे कनेक्टेड है। तो ये दोनों देखना, इसके इक्विवेलेंट का रेजिस्टेंस r इक्विवेलेंट 1 ये हो गया, इसके इक्विवेलेंट के जितना यानी इसके जितना रेजिस्टेंस हो गया ये r इक्विवेलेंट 2, और ये दोनों यानी इन दोनों को मैंने हटाया और इसके प्लेस पे जो r इक्विवेलेंट 1 की वैल्यू आई उसको लगा दिया मैंने। ऐसे इन तीनों रजिस्टर को हटाया और इसके प्लेस में ये r इक्विवेलेंट 2 मैंने लगा दिया, क्योंकि इसका ये और ये लगभग बराबर है, ऐसे ये और ये बराबर है। तो मैंने इस कॉम्बिनेशन को हटाया उसके प्लेस पे ये लगा दिया, इस कॉम्बिनेशन को हटाया उसके प्लेस पे ये लगा लिया, क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो अब मुझे बताइए कि ये दोनों रजिस्टर कैसे कनेक्टेड है। तो आपका जवाब होना चाहिए कि सर ये तो सीरीज में कनेक्टेड है, यानी इंड टू इंड कनेक्टेड है। मतलब कि ये रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट और ये रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट ये आपस दोनों में कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो अगर मुझे आर नेट निकालना है, क्या निकालना है, आर नेट या आर इक्विवेलेंट, इस पूरे कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट निकालना है, तो ये दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, सीरीज में कनेक्टेड है। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा r इक्विवेलेंट 1 प्लस r इक्विवेलेंट 2, और इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो हमारे पास जो r इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा, ये कितना है 1/2 है और ये कितना है 1/3 है। इन दोनों को हम सॉल्व कर देंगे। कहां पे सॉल्व करता हूं मैं, यहां पे सॉल्व कर देता हूं। तो हाँ अच्छा ये सीरीज में कनेक्टेड है, ध्यान देना ये सीरीज में कनेक्टेड है, इसलिए मैंने फॉर्मूला कौन सा यूज किया, r इक्विवेलेंट इक्वल टू r इक्विवेलेंट 1 प्लस r इक्विवेलेंट 2, और इनको इसकी वैल्यू 1/2 इसकी वैल्यू 1/3 है।
इनको मैंने ऐड कर दिया। तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 + 1/3, इनका एलसीएम लेंगे तो 3 × 2 = 6 और यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा ये 6 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आएगा 3 × 1 3, ऐसे ही 2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा कितना 5/6। R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आई है 5/6 आई है। देखो इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन का जो नेट रेजिस्टेंस है या जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना है 5/6 है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिक्स्ड ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जो मैंने लिया है। थोड़े से और मुश्किल क्वेश्चन या तो आपसे बोल देगा कि इस रेजिस्टेंस के पास करंट कितना है या ये वाले रेजिस्टेंस के पास वोल्टेज कितना है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ये एक बेसिक क्वेश्चन है। तो आज के वीडियो में हमने ये समझा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। तो इस तरीके से आज हमने समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे सारे तरह के कॉम्बिनेशन।